Practical applications of thermal expansion. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसमें हम ये कहते हैं कि कोई एक दो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, नोट करें, a small gap is left between the iron rails of railway tracks. Is left between a small gap is left a small gap is left between the iron rails of railway tracks, between the iron rails of railway tracks. इसमें आप लिखेंगे it is because if no gap is left between the rails, if no gap is left between the rails, if no gap is left between the rails may bend due to expansion in summer. The rails may bend due to expansion in summer, and the train may get derailed, and the train may get derailed. डीरेल का मतलब क्या है कि ट्रेन जो है वो रेल पर से यानी कि पटरी पर से उतर सकती है। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ट्रेन है ना, तो ट्रेन की जो पटरी होती है जिनको हम रेल बोलते हैं, तो ट्रेन की पटरी मान लीजिए ये है ऐसे, ऐसे होती है। फिर जो दूसरी पटरी होती है ना, दूसरी पटरी भी मान लीजिए इसी तरीके की है, तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। उनके बीच में गैप इस वजह से छोड़ा जाता है कि कभी भी हम किसी भी मेटल से मेटल को अगर रगड़ते हैं ना, तो वो गर्म होता है। तो जो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, पटरियां तो बिल्कुल सीधी, और ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो भी बहुत हैवी मेटल के, आयरन के होते हैं। तो वो भी जब ऐसे 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 लगातार गोल घूमते हैं और बार बार लोहे को टच करते हुए जाते हैं, तो वहां पर लोहा और लोहा, आयरन और आयरन जब दोनों के दोनों टच होते हैं, तो टच होने से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। इसमें हीट जनरेट होती है। मोरोवर जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता ही है। तो खास तौर पर जो मेटल है, मेटल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल एक्सपैंड करेगा। तो जब मेटल एक्सपैंड करेगा तो अगर यहाँ बीच में गैप, जैसे यहाँ पर ये एक्सपैंड करा तो एक्सपैंड करके थोड़ा ये बढ़ गया, थोड़ा ये बढ़ गया, तो बीच में क्योंकि गैप है, बीच में क्योंकि गैप है, तो जो पटरियां हैं, जो रेल है, रेल मतलब पटरी को बोलते हैं, तो जो पटरी है, जो रेल्स हैं, वो मुड़ेंगी नहीं, वो टेढ़ी नहीं होगी, नहीं तो वो बैंड हो जाएंगी, वो टेढ़ी हो जाएंगी। क्योंकि जो लोहा है वो एक्सपैंड जरूर करेगा, जो आयरन है वो एक्सपैंड जरूर करेगा, और जब वो एक्सपैंड करेगा तो जो पटरियां हैं, जो रेल्स हैं, वो बैंड कर जाएंगी अगर कोई गैप ना छोड़ा जाए बीच में तो। ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, इस वजह से बीच में गैप छोड़ा जाता है। ये चीज क्लियर है सभी को? बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए जी, ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? यस सर। आवाज आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन का। उसके
इसके बाद इसी तरीके से दूसरा सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल भी वही है। Space is left between the girders used for supporting bridges. Space is left between the space is left between the girders used for supporting bridges. Girders used for supporting bridges. तो गर्डर्स जो होते हैं ना, गर्डर्स भी बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन रेल होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसी तरीके के गर्डर्स होते हैं। तो गर्डर्स जो है वो एक के पीछे एक गर्डर लगा रहता है ब्रिजेस में। तो ब्रिजेस में जो गर्डर लगा रहते हैं उनके बीच में जो है वो गैप छोड़ा जाता है। उनके बीच में भी गैप इसी वजह से छोड़ा जाता है कि समर का सीजन जब होता है तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो एक्सपैंड हो जाता है। अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो वो एक्सपैंड तो होंगे ही। अब गर्डर्स जो है, गर्डर्स के ऊपर पूरा जो ब्रिज है, पूरे ब्रिज का वेट है। अगर गर्डर्स एक्सपैंड होंगे और हमने गर्डर्स के बीच में गैप नहीं छोड़ा है तो गर्डर्स बैंड हो जाएंगे, और बैंड होने से जो ब्रिज है वो ब्रिज भी टिल्ट हो सकता है, ब्रिज भी मुड़ सकता है, क्योंकि इतने हैवी गर्डर्स होते हैं और ऊपर इतना बड़ा ब्रिज है। तो ब्रिज की इनफैक्ट सड़क जो है, सड़क में भी, रोड में भी क्रैक्स आ सकते हैं। इसी वजह से गर्डर्स में गैप छोड़ा जाता है। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि जो अब तो खैर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले जो हाईवेज बना करते थे उन हाईवेज में जो फ्लाईओवर बना करते थे, आपने देखा होगा फ्लाईओवर के बीच में एक छोटा स्पेस होता था गर्डर्स का। वो स्पेस जो है अभी अगर आपने देखा होगा संजय नगर वाला फ्लाईओवर से बहुत तेजी से गाड़ी निकलती है, बाइक निकलती है तो झटका लगता है, ठीक है। वो इसी वजह से स्पेस छोड़ रखा है कि अगर वो स्पेस नहीं होगा ना बीच में तो वो एक्सपैंड होंगे गर्डर्स, और वो गर्डर्स एक्सपैंड होंगे तो रोड में क्रैक पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो स्पेस बीच में छोड़ा जाता है। इसका रीजन आप लिख लीजिए, द एंड्स ऑफ द गर्डर्स आर प्लेस्ड ऑन मेटल रोलर्स, या बस एक चीज छोड़ दो, स्पेसेस लेफ्ट बिहाइंड द गर्डर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस, इसमें ये लिख दीजिए बस एक लाइन, दिस अलाउज their expansion in summers. This allows their expansion in summers, मतलब वो एक्सपैंड भी हो जाएंगे तो किसी भी तरीके का एक्सीडेंट नहीं होगा। This allows their expansion in summers and hence minimize the chances of any accident। ठीक है, दोनों ही जो एग्जांपल्स हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ सर मैकेनिकल प्लेट्स में जो वजन नॉन स्टॉप पड़ा मतलब ना है दिखवाया भी, हाँ तो वीडियो में बहुत वीडियो में भी देखना, सर मैंने रिमाइंड करके मैंने करवाया भी उसमें किसी बच्चे को। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो दोबारा भेज दूंगा। अरे स्ट्रोक फ्लो कराया स्ट्रोक फ्लो भी था, तो जिस दिन स्ट्रोक फ्लो कराया उसी दिन रेनॉल्ड्स नंबर भी था, तो मैं वो स्किप कर तो करा नहीं होगा, देख लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट है बेटा एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और आप ये देखेंगे कि इस बार का जो रिवाइज सिलेबस है उसमें स्पेशली ये टॉपिक मेंशन कर रखा है, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
ये कहते हैं ना कि हमको अगर कोई भी एग्जाम करना है, कोई भी पेपर अगर हमको करना है, तो किसी भी तरीके की कोई एनोमैली नहीं होनी चाहिए। एनोमैली मतलब एरर नहीं होना चाहिए। हमें अगर कोई फॉर्म भरना है, एनोमैली जानते हैं, ये वर्ड सुना है ना, एनोमैली, ANOMALY। एनोमैली का मतलब होता है एरर। सर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें काफी वर्ड का मतलब होता है नेचर के अपोजिट जाना। हाँ, तो एरर ही हो गया ना, नेचर के अपोजिट जाना। तो आपको करना कुछ चाहिए, आप कर कुछ और रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो ना, एरर कर रहे हो। तो ये एरर है। एनोमैली का मतलब हो गया कि एरर। एनोमैली का मतलब होता है कमी। तो एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि एक्सपेंशन के रूल्स तो कुछ हैं, लेकिन वाटर जो एक्सपेंड होता है वो कुछ अलग तरीके से, मतलब गलत तरीके से एक्सपेंड होता है। तो वाटर का ये नेचर होता है कि वाटर एक अलग तरीके से एक्सपेंड होता है। होता क्या है कि अगर मैंने पहले मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर इसको नोट भी करवा दूंगा। एनोमैलस एक्सपेंशन में होता क्या है, देखिए हम यहाँ पर, अभी इसका नोट कुछ मत करना, पहले मैं आपको समझाता हूँ उसमें करना है। हम ये देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक चीज तो पक्की है ना। हाँ हाँ, बात भी कर लो, कोई बात नहीं। तो आप ये देखिएगा कि हमने ये देखा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज तो पक्की है। इसमें तो, इस रूल में तो कोई चेंज है ही नहीं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से क्या समझ में आता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम जो है, इनमें एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रूल है। डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा होता है। अब वाटर जो होता है, वाटर की क्या खास प्रॉपर्टी होती है, अजीब तरीके से बिहेव करता है वाटर। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है हमारे पास, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप ये जानते हैं कि ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। और अगर मान लो हम नेगेटिव साइड में हैं, मतलब टेम्परेचर की नेगेटिव साइड में है, मान लीजिए वाटर हमारे पास -4 या -5 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका मतलब क्या है कि अब हम टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, -4 से पहुंचे -3 पर, -3 से पहुंचे -2 पर, फिर -1 पर, फिर 0। तो अब जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, नाउ इट विल बी कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि वाटर हमारे पास इनिशियली कहाँ था, नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट में था वाटर। यानी कि वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था। तो हम सॉलिड को जब धीरे धीरे गर्म करते हुए ला रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर आकर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब क्या है कि वाटर हमारे पास मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर था। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था, मतलब जस्ट अपने मेल्टिंग पॉइंट पर था। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो जब सारा लिक्विड मेल्ट हो जाता है या मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, मतलब चेंज ऑफ स्टेट वाला जब केस आता है। तो अब वाटर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब जरा सा नेगेटिव की तरफ गए तो वो मतलब सॉलिड बन गया, और जरा सा पॉजिटिव की तरफ गए तो मतलब वो पूरी तरह से लिक्विड बन गया। और ये बीच का क्रिटिकल पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मेरे पास अवेलेबल है, और मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, किसी भी लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। कैसे कैसे बढ़ती है वॉल्यूम? आप सभी बच्चों ने, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराना शुरू होते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत तेजी से। जब टकराना शुरू होते हैं तो फिर वो जोर जोर से टकराएंगे, जोर जोर से टकराएंगे तो वो एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, टक्कर मारेंगे, दूर दूर फेंकेंगे, तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। बहुत बेसिक एग्जांपल इसका, आप सभी बच्चों ने घर में चाय बनती हुई देखी होगी। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिक्विड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सब बच्चों ने दूध उबलता हुआ देखा होगा। हम दूध को डालते हैं, 1 लीटर दूध होता है, एक हमने उसमें भगोने में डाला, उसको उसको गर्म करना शुरू करा, वो ऐसे उबलता हुआ बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। वाटर जो है भाई साहब, ये उल्टे तरीके से एक्ट करते हैं कि वाटर का जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वॉल्यूम कम होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वॉल्यूम कम होती है। कम होने का मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी बढ़ती है।
वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही भाई साहब पलटी मार जाते हैं एकदम, फिर इंसानों की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में फिर इनकी वॉल्यूम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। भाई कायदे से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का, तो वो उबलते हुए एकदम ऊपर आता है ना? वो फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, एक्सपैंड होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ती है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, उसको आप गर्म करोगे वॉल्यूम बढ़ेगी उसकी। वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटती है। ये अजीब है बिहेवियर, इसको कोई एक्सप्लेन भी ढंग से नहीं कर पाया। ये वाटर की प्रॉपर्टी है, बस ये समझ जाइए। वॉल्यूम इंक्रीज करता है आपको समझ में आ रहा है कि वो ऊपर आ रहा है। वो तो समझ में आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ रही है, वो टकरा रहे हैं आपस में तेजी से, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वाटर में ऐसा क्या है? तो वाटर का ये जो एनोमैलस बिहेवियर है, ये जो एनोमैलस एक्सपेंशन है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बस ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करता है कि उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, और फिर उसके बाद उसकी वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। अब इसको इस चीज से रिलेट करा गया, कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको इस चीज से भी रिलेट करा कि इसीलिए वाटर को लाइफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ जमनी शुरू होती है, बहुत ठंडे जो एरियाज होते हैं, जब बर्फ जमनी शुरू होती है वहां पर, तो जो लेक्स होते हैं और रिवर्स होती हैं, रिवर्स और लेक्स, उनका जो टॉप सरफेस होता है, उनके टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उनके टॉप सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो ऊपर से जमना शुरू हो गया। लेकिन जो नीचे है, नीचे मतलब अगर हम नीचे की तरफ जाते जाएं तो ऊपर भले ही 0 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, लेकिन नीचे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता टेम्परेचर। रीजन रीजन नीचे टेम्परेचर होता है उसका लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि उस वो जो है वो सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई हो गया तो बेटा लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? मेरी बात ध्यान से समझना सभी बच्चे। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? और सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी। ये गैस है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें आप घुमा लो हाथ आराम से। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रेयर मीडियम है, ये डेंसर है ही नहीं, डेंस नहीं है। ठीक है, पानी में घुमाओ तो आपका हाथ ऐसे ऐसे घूमेगा, सॉलिड के अंदर हाथ घुसा के तो देखो, घुसेगा ही नहीं हाथ। सॉलिड के अंदर, अभी मेरी बॉडी सॉलिड है, आप हाथ डालोगे बॉडी में, हाथ थोड़ी चला जाएगा, क्यों? ये सॉलिड है। ठीक है, तो वही चीज है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। वाटर बड़े अजीब तरीके से बिहेव करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाना शुरू करा, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, तब तक वाटर की वॉल्यूम घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है। बढ़ती नहीं है, उल्टा बिहेव करता है, वॉल्यूम घटती चली जाती है, वॉल्यूम घटती चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, और डेंसिटी मैक्सिमम है वाटर की। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। समझ गए? अगर वाटर वाटर नहीं रहा, अगर वाटर बर्फ बन गया, तो वाटर की, अब मैं आइस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वाटर वाटर नहीं रहा और आइस बन गया, तो इसका मतलब अब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। वाटर की डेंसिटी, आइस की हो सकता है मिनिमम हो, लेकिन वाटर की डेंसिटी तो मैक्सिमम है, क्योंकि वाटर वाटर नहीं रहा, वाटर सॉलिड हो गया, आइस बन गया। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम मिनिमम है, उसकी वॉल्यूम मिनिमम है। और वॉल्यूम मिनिमम है का मतलब क्या है कि वॉल्यूम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटती 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 चली जाएगी। ठीक है, फिर वॉल्यूम बढ़ेगी। तो वॉल्यूम मिनिमम कहां पर आई? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम कम 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 होती चली गई, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो गई वॉल्यूम। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम, तो डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी मैक्सिमम मतलब ऊपर बर्फ नीचे पानी। इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइस हो गया, ये सारे कितनी भी बर्फ क्यों ना पड़ जाए, नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ होती है, इसी वजह से ये जिंदा बचे रहते हैं। नहीं तो अगर बर्फ जम जाएगी तो ये तैर नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। पानी में ही तो सांस ले पाते हैं ये, थ्रू गिल्स, है ना? तो तभी तो वो सांस ले पाते हैं। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो ये तो मर जाएंगे ना।
तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये तो भगवान की लीला है और नेचुरली वाटर ऐसा बनाया गया है कि ये सबका ध्यान रखता है। हमारा भी अगर अभी हम रूम टेम्परेचर में वाटर को 0 तक लेके जाएं हाँ और फिर उसको हल्का हल्का हीट करना स्टार्ट करें तो हाँ। वो मतलब वो आइस वो- बना रहेगा। वो आइस तो नहीं, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पूरी तरह से आइस में नहीं कन्वर्ट हुआ, लेकिन चिल्ड हो चुका है, बहुत ठंडा हो चुका है। ठीक है, मतलब अब ये है कि और ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा। आपने और ठंडा नहीं करा, आपने गर्म करना शुरू कर दिया। तो 0 से 4 तक तो 0 फिर से भी 4 तक उसकी वॉल्यूम आपको वो सिकुड़ता हुआ नजर आएगा, आपको वो सिकुड़ता हुआ नजर आएगा, पानी को फूलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो धीरे 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 एक्सपैंड करेगा, और फिर आप जानते ही हैं कि पानी भी उबलता है और फाइनली वेपराइज होता है। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर ग्राफ के पहले वो नीचे जाएगा। मैं भी ग्राफ बनवा कर दिखा रहा हूँ। सभी को क्लियर है कि नहीं? अरे मैं म्यूट हूँ क्या, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अनुष्ठा का रिप्लाई आया बस। Yes, sir. ठीक है, अनुभव, एकांश, कनिष्का, ईशान, ध्रुव, ऐश्वर्या, समक्ष। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, अरे कुछ कहानी समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. Clear है। चलिए जी, तो अब इस चीज को ना नोट कर लीजिए जरा, एनोमेरस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको लिखिएगा। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड, मतलब ये जो है ना, ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लो इस पर। लिखिएगा ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड। expands on being heated. Almost all liquids expand on being heated, but water behaves in a peculiar manner. Water behaves in a PECU, peculiar manner. Full stop. When water at 0 degrees Celsius is heated, when water at 0 degrees Celsius is heated, comma, its volume decreases. Its volume decreases, and hence its density increases, and hence its density increases until its temperature reaches 4 degrees Celsius. Until its temperature reaches 4 degrees Celsius. Next point, above 4 degrees Celsius, the volume increases. Above 4 degrees Celsius, the volume increases. The volume increases, and hence density decreases, and hence density decreases. Thus, water at 4 degrees Celsius has a maximum density. Thus, water at 4 degrees Celsius has maximum density. Thus, water at 4 degrees Celsius has maximum density.
ठीक है। और इस चीज में आप जो है ना ग्राफ जरूर बनाकर दिखाएंगे इसका। एनोमैलस एक्सपेंशन में विदाउट ग्राफ ये आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो 5 ग्राफ मार्क्स का है जी कितने मार्क्स का है 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन द एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन। फिर तो इजी है भाई। हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मुश्किल है, समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं आया तो फिर भाई बता दीजिए इधर उधर यही होता है। वैसे भी ऑफलाइन एग्जाम मैं अपना मत कीजिए। और फिर एग्जाम जब होता है तो दोस्त पहचानते ही नहीं है। उसी दिन दोस्त को जो है ना कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भाई मेरे को सुनाई नहीं दिया, तुम्हें बताया करो जस्ट नहीं। इन सब सच ही है मेरे दोस्त हैं। अच्छा कुछ है उनको पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये सब चीटिंग नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर में देखिएगा इसमें और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर ग्राफ भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप दिखाइए यहाँ पर 0, मैं इधर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे दिखा देते हैं 0, 5, 10 इतना दिखा दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वाई एक्सिस पर मैं दिखा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो ले रहा हूँ मैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये क्या सर अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ 10 की पावर -3 मीटर क्यूब क्या है ये बता। वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे इधर होगा 1 और यहाँ पर 1.00013 1.00013 बेटा दिखाई दे रहा है सभी को जो मैंने लिखा है 1.00013 ये। और यहाँ ऊपर मेंशन करिएगा 1.043043 1.043 यहाँ पर वॉल्यूम है और ये जो लिखा है ना मल्टीप्लाइड बाय Excuse me, 10 की sir. पावर। हाँ जी बोलिए। सर उसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा वो। अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1.00013 और यहाँ पर है 1.043043 और ये वाई एक्सिस पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। मतलब मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया है, 1 किलोग्राम पानी मैंने लिया है, उसको मैंने स्टडी कर है ना। और यहाँ लिखा हूँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम हो गया। 10 की पावर -3 का मतलब क्या है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है मिली, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना ये है 1 मिलीमीटर क्यूब। अब मैं उसको आप कहोगे कि सर मिलीमीटर क्यूब लिख दो ना सीधा सीधा, वो 10 की पावर -3 इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि मीटर क्यूब जो है वो ऐसा यूनिट होती है। वॉल्यूम की जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो मीटर क्यूब होती है, मिलीमीटर क्यूब नहीं होती। ठीक, तो 1 मिलीमीटर क्यूब ये हो गया, ये हो गया 1.00013 मिलीमीटर क्यूब और ये हो गया 1.043 मिलीमीटर क्यूब। आप कहोगे कि आपने ये वॉल्यूम्स पर्टिकुलरली ये वाले क्यों शो कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए बताता हूँ।
सर इतना छोटा वाला ऑब्जर्व कर सकते हाँ हैं, इतना छोटा वाला ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइंटिस्ट का यही मानना। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर इट हैज बीन ऑब्जर्व कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वॉल्यूम इतनी होती है, ये ऑब्जर्व किया गया। फिर धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस 2 3 4 तो 4 तक जब हम पहुंचे तो लगातार इसकी वॉल्यूम कम 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 होती चली गई, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आते आते इसकी वॉल्यूम जो है वो 1 हो गई, 1। यहां तक इसकी वॉल्यूम ऐसे कम हुई है, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी वॉल्यूम मिनिमम हो गई तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसकी वॉल्यूम बढ़ती चली गई, इसकी वॉल्यूम बढ़ती चली गई और फिर जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही इधर ले लो 10 और बेटा यहां पर दिखा दो आप, यहां पर दिखा दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 क्यों दिखा रहे हैं, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते उसका वॉल्यूम जो है वो ये हो जाता है 1.043043 मिलीमीटर क्यूब। तो ये ग्राफ है, बताइए क्लियर है सभी को ग्राफ। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम है, 1 किलोग्राम वाटर का वॉल्यूम 1.0013। धीरे 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 मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया तो वॉल्यूम कम होता गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर आती वॉल्यूम हो गया उसका 1 मिलीमीटर क्यूब। फिर वाटर जो है वो फिर नॉर्मली बिहेव करने लगता है कि अब 4 डिग्री सेल्सियस के आगे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर का वॉल्यूम भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का नेचर स्टडी कर रहे हैं, ये है वाटर का नेचर, थर्मल नेचर वाटर का, ठीक है। तो वाटर का थर्मल नेचर ये है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वाटर की वॉल्यूम जो है वो केवल और केवल 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वॉल्यूम मिनिमम आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि वाटर की वॉल्यूम मिनिमम है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, क्लियर। तो डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है 1.0013। हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, लेकिन कम तो है ना, बस। बताइए जी क्लियर है सभी को, इतना तो क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमसे डेंसिटी पूछा जाता है कि टेम्परेचर के साथ में, ये तो वॉल्यूम का आपने वेरिएशन दिखाया, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का वेरिएशन दिखाइए, तो डेंसिटी का वेरिएशन भी देखिएगा। जीरो 1 2 3 4 और 5 तो डिग्री दिखा दीजिए 10। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये तो एक्स एक्सिस पर हो गया। वाई एक्सिस पर देखिएगा डेंसिटी, डेंसिटी इसकी क्या यूनिट होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये किस ऑर्डर की है, लिख रहा हूं इधर, इंटू 10 की पावर 3। वैसे ये 10 की पावर -3 वाले ऑर्डर की थी, तो डेंसिटी जो है वो यहाँ पर 10 की पावर 3 वाले ऑर्डर की है, दिखाई दे रहा है, बता रहा हूँ ना। टेम्परेचर और डेंसिटी का ग्राफ है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, सेम सेम है, एनोमैलस एक्सपेंशन नहीं है। जब हम यहाँ पर वॉल्यूम को मिनिमम होता हुआ दिखा रहे हैं तो डेंसिटी को मैक्सिमम होता हुआ भी तो दिखाओ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना, मतलब ये देख रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर दिखाऊंगा, जीरो तो है ही, उसके बाद हम जिस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर आप डेंसिटी दिखाएंगे 0.99970।
0.99970 और फिर 5 का गैप लेंगे 1 तक, 5 का गैप 0.99975, 0.99980, 0.99985, 0.99990, 0.99995 और फाइनली ये हो जाएगा 1। सर 0 पे है 99970 बिल्कुल सही। जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस पर वैल्यू है 0.99970। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होती है 0.99970 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर 5 का गैप ले रहा हूँ बस, ठीक है। सर ग्राफ के ऊपर हाँ कर रहे हैं ये पहले बनाओ ना, बराबर दूरी पर बनाओ। 0.99975, 0.99980, 0.99985, 99990, 99995 और फिर फाइनली 1। बताइए जी, यहाँ तक समझ में आ गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं यस सर। दिखाई दे रहा है सभी को? बना लिया? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, एकांश, ईशान, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर वो 10 into power 3 को लिखेगा 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर 10 की पावर -3 था, मिलीमीटर, वहाँ 10 की पावर 3 था। वो तो मिलीलीटर हो गया। हाँ, और ये किलो, इसको किलो बोलते हैं। जहाँ 10 की पावर 3 है वहां पर किलो आ जाता है, जहाँ 10 की पावर -3 वो मिली, जहाँ 10 की पावर 6 वो मेगा, जहाँ 10 की पावर -6 वो माइक्रो। हाँ कहाँ पहुंच गए तुम? नहीं बताना होता है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि हम कहते हैं कि 4 जो होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, उस पर वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है कितनी? 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 0.99985 और 99990 के बीच में, यहाँ पर। फिर आप ये देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटती है तो डेंसिटी बढ़ती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी इतनी होती है, तो यहां से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ेगी। समझ गए? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम कम हुई, घटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। उल्टा हो गया? बताओ, क्लियर है? अनुष्ठा, ऐश्वर्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके बाद आगे 4 डिग्री सेल्सियस, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेकर चल रहा हूँ, 4 से 10 तक, 4 से 10 तक भी तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रही है, तो 4 से 10 तक यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। उल्टा है बस। तो 4 से 10 तक डेंसिटी कम होगी, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऐसे दिखा दो इसको बस। ये 10 तक कम हो रही है, खत्म। हाँ, 4 से 10 तक डेंसिटी कम होती भी आ रही है बस। ठीक है। सर मगर वो 85 और 90 के बीच में खुल गया पॉइंट हो। अच्छा ये वाला, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी उसकी इतनी थी, पानी की। हाँ, ये बताइए जी, सभी को क्लियर है? और कम कर सकते हो, पता है रीजन क्या है? Yes sir, आपको clear. क्या होता है, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे बढ़ना चाहिए था, और यहाँ तो 10 तक ही है, तो यहाँ पर ना 10 की पावर -3 है, 10 की पावर 3, तो उसी हिसाब से वेरिएशन हो जाएगा। बिल्कुल 10 पर टच नहीं करना, 10 से थोड़ा सा कम ये है ना, 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर -3, यही माइनस डिफरेंस है इसमें दोनों। परफेक्ट है, ठीक है बेटा। तो बिना ग्राफ के एनोमैलस एक्सपेंशन जो है वो आपका अधूरा है। उसके बाद एनोमैलस एक्सपेंशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो भी लिखिएगा, वही जो एक्वेटिक लाइफ वाला है वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एनोमैलस एक्सपेंशन,
ये नोट करेंगे, इसी में टॉपिक है, ये मिटा रहा हूं इस तरफ से। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दो दी होगी ना, एक ही होती है। तो ये क्या करता है? सच में ऐसा तब बता सकूंगा। हाँ किसी बहाने जल्दी जाऊंगा ठीक है। नाश्ता। हाँ ठीक है, मैं आपको पराठे बना के खिलाऊंगा नाश्ता। Practical importance of सब सीरियसली Amorphous expansion of water. Practical importance of amorphous expansion of water. लिखेंगे, the anomalous expansion of water has a favorable effect the anomalous expansion of water has a favorable effect has a favorable effect on aquatic life full stop. Since the density of water since the density of water is maximum at 4 degrees Celsius, since the density of water is maximum at 4 degrees Celsius, water at the bottom of the lakes remain at 4 degrees Celsius. Water at the bottom of the lake remains at 4 degrees Celsius even if it freezes at the top surface. Even if it freezes on the top surface, even if it freezes on the top surface. Full stop. Next point. This allows marine animals to remain alive. This allows marine animals to remain alive and move freely. सपोज अभी अच्छा, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है युग का, तुमने करा होगा, तुम्हारे पास ही होगा, चेक करो. This allows marine animals to remain alive and move freely near the bottom. ठीक है. वही जो कहानी आपको एक्सप्लेन करी थी कि वाटर भले ही ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ऊपर डेंसिटी उसकी मैक्सिमम है, यानी कि ऊपर बर्फ जम चुकी है, ठीक है, लेकिन नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि वो वाटर है, तो मरीन एनिमल्स आराम से फ्रीली घूम सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं. और सर ये वाले वीडियो होता है ना कि ऊपर वो एक नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर ऑफ हीट बन जाता है, तो नीचे की हीट नीचे रहेगी और बाहर की ठंडी नीचे नहीं आएगी. वो अभी मैं आपको ना इसी में थर्मल कंडक्शन में समझाऊंगा ये चीज. नहीं ये चीज इसमें नहीं लिख सकते तो आइए इसमें इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है ना. यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, एक डायग्राम बना लेना ये, ठीक है.
ये डायग्राम बना लेना, और जैसे कि कोई लेक है ये मान लीजिए, और ये टॉप सरफेस पर है बेटा आइस, ऊपर आइस है, आइस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ दिखा दो 1 डिग्री सेल्सियस, इधर दिखा दो 2 डिग्री सेल्सियस, इधर 3 डिग्री सेल्सियस, और इधर 4 डिग्री सेल्सियस। चलो 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। हाँ यार सुनिए, तो जितना ऊपर आइस का टेम्परेचर होगा उससे रिलेटेड नीचे टेम्परेचर होगा। ना, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चलेगा। टेम्परेचर बढ़ता क्यों चला जाएगा? क्योंकि ऊपर डेंसिटी कम, नीचे डेंसिटी ज्यादा। तो ऐसा नहीं होता कि नीचे 100 तक हो। अरे नीचे ऐसा नहीं होगा अभी, ऐसा नहीं होगा, उतना ज्यादा तो बर्फ भी नहीं चलती। तो नहीं जैसा आपने कहा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है? ईशान यस सर। क्लियर है? कनिष्का? चलिए जी, ठीक है। चलो थर्मोडायनामिक्स वाला, मतलब फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स होता है और केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स होता है। काफी रिलेटेड। मतलब अगर हम ये अच्छे से करें तो वो अच्छे से हो जाएगा। करने में आसानी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो करते ही ये हो गया। सर आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे को आता नहीं है। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये बिठा रहा है सर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में लिखिएगा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस विल बी डिफाइंड एज the specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature, defined as the amount of heat required to raise the temperature heat required to raise the temperature of unit mass of the substance, temperature of unit mass of the substance required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree, through 1 degree। यूनिट मास का मतलब क्या होता है? मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम यूनिट मास हो गया, और थ्रू 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस विल बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। मतलब 1 किलोग्राम मास है ना अगर कोई सब्सटेंस, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट देनी पड़ती है, दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर चीज। तो वो पर्टिकुलर हीट हो गई ना। पर्टिकुलर हीट किस चीज की? कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको 1 किलोग्राम सब्सटेंस का मास अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए हीट कितनी देनी पड़ी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। और इसका फॉर्मूला ये होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी।
C is equal to delta Q upon m delta T, where delta Q amount of heat, delta Q is the amount of heat needed to raise the temperature by delta T amount of a substance of mass capital M. आप कहेंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमने तो बोला था कि 1 किलो मास होना चाहिए, तो ये हम किलोग्राम मास कहाँ से आ गया, है ना? हमने तो ये कहा था कि 1 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तो डेल्टा टी कहाँ से आ गया? सीधी सीधी बात है कि ये डेल्टा क्यू अपॉन एम करा गया है, मतलब कि m किलोग्राम मास के लिए डेल्टा टी तो 1 किलोग्राम के लिए कितना, मतलब ये यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला निकाला गया एंड c इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन यही है लेकिन फॉर्मूला ये है, और ये जो m डिनोमिनेटर में आया है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करा गया है। स्पेसिफिक हीट का सिंबल S होता है, C होता है। सी होता है, और इसका जो SI यूनिट है वो है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। SI यूनिट of C is joule per kilogram per Kelvin। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? चलो हम फिर इसको कैलकुलेट की मानते हैं, तो